नमस्कार दोस्तों, सुपर आर के चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 8वीं कक्षा के गणित की एक्सरसाइज 15.1 के कुछ प्रश्न हल किए थे। आज की वीडियो में हम 15.1 के बाकी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया है जिसमें एक्स एक्सिस में आपको दिनों के नाम दिए हुए हैं और वाई एक्सिस में आपको तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। यहाँ पर पूर्वानुमानित तापमान के लिए डॉटेड रेखा का प्रयोग किया गया है और वास्तविक तापमान के लिए बोल्ड रेखा का उपयोग किया हुआ है। अब हमें इस ग्राफ को देखते हुए दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। तो इसके लिए देखते हैं, जिस दिन दोनों जो रेखाएं हैं वो मिल रही हैं उस दिन क्या होगा, दोनों का पूर्वानुमानित और वास्तविक तापमान बराबर होगा। तो देखिए यहां पर मंगलवार, शुक्रवार और रविवार, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को जो था दोनों तापमान समान थे। बी है, सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था। तो इसमें हम बताएंगे कि जो पूर्वानुमानित तापमान है वो सबसे अधिक क्या था। तो पूर्वानुमानित के लिए हमें डॉटेड लाइन देखनी है और सबसे अधिक ये देखिए यहां पर है 35 डिग्री सेल्सियस जो कि रविवार के दिन था। और सी है, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं सप्ताह में वास्तविक के लिए हमें बोल्ड लाइन देखनी है। न्यूनतम तापमान मतलब सबसे कम, तो सबसे कम तापमान था 15 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस दिन वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। तो इसमें हम दोनों रेखाओं को देखेंगे, जिस दिन इन दोनों में ज्यादा अंतर होगा उस दिन क्या था, सबसे अधिक अंतर था। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर तो बराबर है, यहाँ पर भी है। और इसी तरह हम जब देखेंगे कि बृहस्पतिवार को जो था पूर्वानुमानित और वास्तविक तापमान में सबसे अधिक अंतर पाया गया, तो इसका आंसर होगा बृहस्पतिवार। इसके जो उत्तर हैं अब आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, आप यहां स्क्रीन से इन उत्तरों को नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर पांचों प्रश्न है, निम्न तालिका प्रयोग पर एक रैखिक आलेख बनाइए। यहां पर आपको एक सारणी मतलब तालिका दी हुई है, ए और बी दो पार्ट हैं, इनको हमने एक रैखिक आलेख बनाना है। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था इस तरह का आलेख को, जहां पर रेखा के उपयोग के द्वारा किसी आलेख को दर्शाया जाता है उसे रैखिक आलेख कहते हैं। तो जो पहला है, विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या। यहां पर आपको ऊपर वर्ष दिए हैं 2003, 2004, 2005, 2006 और नीचे आपको दिन दिए हुए हैं, जितने दिनों हिमपात हुआ। जैसे 2003 में 8 दिन और इसी तरह 10, 5 और 12 अगले वर्षों के लिए दिए हुए हैं। इसको अब हमने रैखिक आलेख बनाना है। तो इसके लिए हम देखिए, हमने वर्ष कहां ले लिए, एक्स अक्ष में हमने वर्ष ले लिए 2003, 2004, 2005 और 2006। फिर हमने वाई एक्सिस में क्या लिया, नंबर ऑफ डेज मतलब दिनों की संख्या, जिन दिनों में हिमपात हुआ। तो यहां पर हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12 तक हमने क्या ले लिए, यहां पर दिन ले लिए। यहां पर हमने जो पैमाना यूज किया है वो भी लिखा गया है। जैसे एक्स अक्ष में हम मान लिया है वो क्या है, 2 जो यूनिट हैं, जो 2 वर्ग हैं छोटे, वो किसके बराबर हैं, 1 साल के बराबर हैं। और वाई अक्ष में, वाई एक्सिस में जो वाई एक्सिस में 1 यूनिट 1 दिन को दर्शा रहा है। अब हम सारणी देखते हैं जो हमें दी हुई है। 2003 में कितने दिनों तक बर्फबारी हुई, 8 दिनों तक। तो 2003 में हम क्या करेंगे, 2003 के बिल्कुल ऊपर हम और 8 के सामने एक हम क्या करेंगे, सर्कल बिंदु लगा लेंगे। ठीक है, फिर अगला आगे बढ़ते हैं 2004 में 10 दिनों के लिए। तो 2004 के ऊपर और बिल्कुल 10 के सामने दूसरा सर्कल हो जाएगा। नेक्स्ट है 2005 में 5 दिनों के लिए बर्फबारी हुई। तो 2005 के बिल्कुल ऊपर जाएंगे और
पांच हमने लिया नहीं, यहाँ पर 4 और 6 के बिल्कुल 5 है, तो इसके बिल्कुल सामने और 2005 के बिल्कुल ऊपर जो हमारा है यहाँ पर एक बिंदु आ जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पे 2006 में 12 दिनों के लिए हिमपात हुआ, तो 2006 से ऊपर जाएंगे और बिल्कुल 12 के सामने हम तीसरा बिंदु जिसे कि हमने डी डिनोट किया है लगा देंगे। अब हम इन सभी बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देंगे, तो इस तरह हमें रैखिक आलेख प्राप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या हजारों में दे रखी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले वर्ष दिए हुए हैं आपको, उसके बाद पुरुषों की संख्या दी हुई है और उसके बाद स्त्रियों की संख्या दी हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें दी हुई हैं, पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास जो रैखिक आलेख बनेगा उसमें हम दो रेखाओं का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखते हैं किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने नीचे की जो एक्स एक्सिस है उसमें हमने वर्ष ले लिए हैं और ऊपर की तरफ हमने जो है वो हजारों में जो क्या है जनसंख्या ले रखी है। अब हमें पुरुषों की जनसंख्या भी दी हुई है और महिलाओं की संख्या भी दी हुई है जनसंख्या। तो पुरुषों की जनसंख्या के लिए हम क्या कर रहे हैं, बोल्ड लाइन का उपयोग कर रहे हैं और स्त्रियों की जनसंख्या के लिए हम डॉटेड लाइन का प्रयोग करेंगे। और एक्स एक्सिस में हमने क्या किया है, 2 सेंटीमीटर 1 साल के बराबर लिया हुआ है पैमाना, और वाई एक्सिस में 2 सेंटीमीटर हमने 1000 आदमियों व्यक्तियों के बराबर लिया हुआ है। अब हम ग्राफ बनाएंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमें तालिका दी हुई है। सबसे पहले पुरुषों के लिए बना देते हैं। तो 2003 में कितने पुरुष थे, 12। 2003 में 12 पुरुष थे, तो 2003 के ऊपर हम 12 पर डॉट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद 2004 में 12.5 मतलब 12,500, 12.5 का मतलब है 12,500, तो 12,500 पर 2004 के ऊपर लगा देंगे। तो 12 और 13 के बिल्कुल बीचों बीच इसके सामने और 2004 के ऊपर यहां पर हमने दूसरा डॉट लगा दिया। अब तीसरा जो हमारा है 2005, यहां पर 13,000 पुरुष थी, जो पुरुषों की जनसंख्या थी वो 13,000 थी, तो यहां पर हम 2005 के ऊपर जाएंगे और 13,000 के बिल्कुल सामने आ जाएंगे, वहां पर हम अपना तीसरा डॉट लगा देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2006 में थी 13,200, 13,200, तो 2006 के ऊपर और 13,200। अब 13,200 के लिए यहां पर देखिए 13 और 14 के बीच में छोटे छोटे 20 खाने हैं, तो छोटे छोटे जो 20 हैं, तो इसका मतलब है 13,200 का मतलब है 4, जो छोटे छोटे 4 होंगे वो 13 के आगे ऊपर छोटे छोटे 4 बॉक्सेस पे जाएंगे। तो 2006 में 13 यहां पर हो गया, 13 के ऊपर छोटे छोटे 4 बॉक्सेस जहां कंप्लीट होते हैं वहां पर डॉट लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया 2006 में पुरुषों की जनसंख्या। और 2007 में है 13,500, 2007 में है 13,500, तो 2007 के ऊपर जाएंगे और 13 और 14 के बिल्कुल बीचों बीच यहां पर हमें प्राप्त हो जाएगा 13,500। अब हम इसको, हमने पुरुषों के लिए बोल्ड लाइन का प्रयोग किया है, तो हम यहां पर स्केल की सहायता से इन सभी डॉट को मिला देंगे। तो ये जो हमें रेखा मिली, तो ये हमें पुरुषों के लिए मिली। अब हम स्त्रियों के लिए फिर से रैखिक आलेख बनाएंगे। स्त्रियों के लिए 2003 में है 11.3 मतलब 11,300, तो 11,300 के लिए हम सबसे पहले 2003 से ऊपर जाएंगे, फिर 11 पर पहुंच के 11 के बाद हम 6 जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं उन ऊपर 11 से ऊपर 6 छोटे छोटे बॉक्सेस गिनेंगे और वहां पर डॉट लगा देंगे। 6 बॉक्सेस हम इसलिए गिन रहे हैं क्योंकि जो 2 बॉक्सेस हैं वो एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो स्त्रियों की जनसंख्या थी 2003 में वो थी 11,300, तो 100 के लिए यहां पर हम 2 बॉक्सेस का यूज कर रहे हैं, तो 300 के लिए 6 बॉक्सेस का यूज होगा। 2004 में चलते हैं 11.9, 11.9 के लिए देखते हैं। अब 2004 में ऊपर बढ़ेंगे, 11 तो देखिए यहां पर हो गया, 11 के ऊपर 9, तो 9 के लिए हम छोटे छोटे 18 बॉक्सेस का यूज करेंगे। तो यहां से यहां तक हो गए 10, 10 के आगे हम छोटे 8 बॉक्सेस के ऊपर एक बिंदु लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 11,900 सॉरी 11,900। आगे 2005 में जो स्त्रियों की जनसंख्या थी वो थी 13,000,
तो 13,000 के लिए हम 2005 के ऊपर जाएंगे और 13,000 के बिल्कुल सामने डॉटेड लगा देंगे। तो यहाँ पर ये जो है डॉट बिंदु को निरूपित कर देंगे। 2006 में स्त्रियों की जनसंख्या है 13,600। देखते हैं 2006 में देखिए, चलते हैं स्त्रियों की जनसंख्या के लिए। देखिए यहाँ पर है 13,000 और 600, मतलब 100, दो छोटे बॉक्सेस 100 को निरूपित करते हैं। तो 600 के लिए हमें 12 बॉक्सेस ऊपर बढ़ना पड़ेगा। तो 10 बॉक्सेस यहाँ कंप्लीट हुए, उसके आगे 2 बॉक्सेस और यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 13,600। तो यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे। तो 2006 में स्त्रियों की जनसंख्या 13,600। ठीक है, अब लास्ट में बढ़ते हैं 2007 में 12,800। तो 2007 में 12,000, देखिए यहाँ पर है 12,000, यहाँ तक हो गया 12,000 और 800 के लिए 16 बॉक्सेस होंगे। तो 10 बॉक्सेस यहाँ पर हो गए, उसके आगे हम 6 बॉक्सेस गिनेंगे, यहाँ पर डॉट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 12,800। अब हम इन सभी डॉटेड को सभी बिंदुओं को डॉटेड लाइन द्वारा जोड़ देंगे। तो ये जो हमारे पास डॉटेड लाइन मिली, ये जो है स्त्रियों की जनसंख्या के लिए हमें रैखिक आलेख प्राप्त हुआ। इस तरह हमें पुरुषों और स्त्रियों की जनसंख्या के लिए जो है एक रैखिक आलेख मिल गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। एक डाकिया किसी नगर के पास स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई हैं। आपको एक आरेख दिया हुआ है, देखते हैं आरेख को। यहाँ पर देखिए नीचे की जो एक्स अक्ष है उसमें आपको समय दिया हुआ है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे। और ऊपर की तरफ हमें क्या दिया हुआ है, दूरी दी हुई है किलोमीटर में। हमने 1 यूनिट 2 किलोमीटर के बराबर लिया हुआ है और ऊपर की तरफ हमें दूरियां दी हुई हैं। अब हमने इस आरेख को देखना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। अब हम देखेंगे एक्स अक्ष के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर 4 मात्रक 1 2 3 4 मात्रक जो हैं 1 घंटे के समय को निरूपित कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस में जो पैमाना है वो है 4 मात्रक बराबर है 1 घंटे। उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। अब पूरी यात्रा के लिए उसने कितना समय लिया। ठीक है, तो वो 8 बजे से स्टार्ट हुआ और कब तक, यहाँ देखिए ये यहाँ पर उसकी यात्रा खत्म हुई। तो यहाँ से नीचे देखेंगे तो ये बिल्कुल 11 और 12 के बीच में है 11:30। 8 बजे से स्टार्ट होकर 11:30 बजे तक उसकी यात्रा खत्म हुई। तो इसका मतलब है उसने 3.5 घंटे का समय लिया। सी है, व्यापारी के स्थान की दूरी नगर से दूरी कितनी है। व्यापारी के स्थान की नगर से कितनी दूरी है। तो यह है व्यापारी का स्थान, ठीक है, और नगर यहाँ है। तो नगर से चला वो, नगर से व्यापारी के स्थान की दूरी कितनी है। तो हम यहाँ देखेंगे ये है, ठीक है। तो यहाँ पर उस कितने किलोमीटर है, 22 किलोमीटर। तो व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी हुई 22 किलोमीटर। डी है, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। तो रुकने के लिए ग्राफ जो होता है वो एक सीधी रेखा जहां ग्राफ में आती है उसका मतलब वो रुका। तो यहाँ पर हम देखेंगे कहां पर रुका। देखिए 10 बजे से 11 बजे तक उसने कोई भी डिस्टेंस जो है दूरी जो कवर नहीं की। 10 बजे भी वो 16 किलोमीटर की दूरी पर था और 10:30 बजे तक भी वो 16 किलोमीटर की दूरी पर था। इसका मतलब है कि 10 से 10:30 बजे के बीच में जो है डाकिया कहीं पर रुका था। ठीक है, ये हो गया हमारा डी। ई है, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। अब देखते हैं उसकी स्पीड जो थी वो किस अंतराल में सबसे अधिक थी। तो देखिए यहाँ पर उसने, देखिए 1 घंटे में, देखिए सबसे पहले 1 घंटे में 8 से 9 बजे के बीच में उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। तो 1 घंटे में उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो यही जो चाल है वो सबसे फास्ट है, सबसे तीव्र है, तेज है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 8 बजे से 9 बजे के अंतराल में उसकी जो चाल थी वो सबसे तीव्र थी। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आंसर दे रखे हैं, आप इन आंसर को देख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय और तापमान के बीच में संभव है। तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 4 आरेख दिए हुए हैं, तो इनको हमने देखना है कि संभव है कि नहीं। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस में समय दिया हुआ है हर एक आलेख में और वाई एक्सिस में तापमान दिया है।
तो ये जो आलेख है क्या दर्शा रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे तापमान भी बढ़ रहा है। तो ये संभव है, जैसे हम सुबह के समय से दोपहर के समय तक देखेंगे तो जैसे जैसे समय बढ़ता है तो तापमान भी बढ़ता है। तो ये वाला आलेख जो है वो क्या है, संभव है। अगला आलेख जो है वैसा ही है। यहाँ पर देखिए तापमान क्या हो रहा है, समय के साथ साथ घटता जा रहा है। तो ये वाला आलेख भी संभव है। दोपहर के बाद रात तक तो जो होता है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे तापमान क्या होता है, घटता जाता है। तो ये वाला आलेख भी संभव है। तीसरा आलेख दीजिए। यहाँ पर देखिए समय, देखिए यहाँ पर एक ही है और एक ही समय में जो है तापमान जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि एक समय में तापमान एक जैसा ही होगा और इसलिए ये वाला जो आलेख है वो संभव नहीं है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर जो समय बढ़ रहा है लेकिन जो तापमान है वो कांस्टेंट है, एक जैसा रह रहा है। ठीक है, समय बढ़ रहा है लेकिन तापमान एक जैसा है। ये वाला जो आलेख है वो भी संभव है, क्योंकि कई बार ऐसा मौसम होता है जिसमें क्या होता है, समय के बढ़ने के साथ साथ जो तापमान है वो ना बढ़ता है ना घटता है, वो एक जैसा ही रहता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके उत्तर आपकी स्क्रीन में दिए हुए हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 15.1। इसमें कुल 7 क्वेश्चन थे जिनको हमने आज यहाँ पर देखा, समझा और किया। अगली जो एक्सरसाइज है 15.2 वो अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।